अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुर्रऊफ रूफी और आप देख रहे हैं तारीख नामा। सिकंदर आजम, जिसे दुनिया अलेक्जेंडर द ग्रेट कहती है, जिसने 20 लाख मुरब्बा मील के इलाकों को फतह किया, सैकड़ों शहर फतह किए, सिर्फ 12 सालों में उसने आधी से ज्यादा दुनिया फतह कर ली। 32 साल 10 माह और गलबन 8 दिन वो जिंदा रहा इस जमीन पर, और उसने इस जमीन के तमाम बड़े शहंशाह बादशाह जो उस वक्त के ताकतवर तरीन थे, जिन्होंने अपनी कुव्वत पर, अपनी ताकत पर फख्र था, उनको उसने मलियामेट कर दिया। वो खुद दारा, उससे पहले उसने पूरा यूनान से निकला, अरब कंट्रीज, वहां से होता हुआ उसने फिर ईरान से फिर यहाँ पर हिंदुस्तान से होता हुआ मलका हांस में मकामी कबैल के साथ लड़ाई में उसको जो एक जहर आलूद बर्छा लगा, जिसमें वो जख्मी हुआ, और वो बाबुल के खंडरात में 2.5 से 3 माह तक जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला होने के बाद मर गया। नाजरीन, सिकंदर आजम की कब्र कहाँ है? बाबुल के खंडरात में उसकी कब्र गुम हो गई है, जिसको 100 दफा दुनिया के बड़े बड़े रिसर्चर, तहकीकात करने वाले इदारों ने कोशिश की कि सिकंदर आजम की कब्र, उसकी बाकियात को तलाश किया जा सके, लेकिन आज तक वो कामयाबी हासिल नहीं कर सके। और सिकंदर आजम, जिसके बारे में बाज़ लोगों ने बहुत सारी चीज़ें गलत भी उनसे मंसूब की हुई है कि सिकंदर आजम जब मरा तो उसके हाथ कब्र से बाहर थे, ये बिल्कुल गलत है। कहीं तारीख में उसका ऐसा वो नहीं है। हाँ, बाबुल में उसने अपने 1-2 जर्नेलों को बाबुल पहुंचने से पहले उसने ये ज़रूर कहा था कि हम बाबुल में मिलेंगे। हाँ, उसकी ये भी ख्वाहिश थी, जब वो शदीद बीमार था, बाज़ मौरखीन के मुताबिक उसे टाइफाइड था, बाज़ के मुताबिक कि बर्छी का वो जहर जो था वो उसके जिस्म में फैल चुका था, बाज़ मलेरिया का नाम लेते हैं, और वो फिर बहुत ज़्यादा ड्रिंक भी करता था। कसरत शराब नोशी से उसकी हालत गैर हो चुकी थी, और उसकी जो आखिरी ख्वाहिशात में से एक ये भी थी कि मैं किसी तरह अपना बाबुल से उड़कर मकदूनिया पहुंच जाऊं, यूनान पहुंच जाऊं। हालांकि उससे आगे उस वक्त सिर्फ 1 माह की मसाफत थी। इराक से आगे टर्की था, और टर्की से फिर आगे मकदूनिया था। वो यूनान पहुंच चुका, यानी उसके नज़दीक था, और उसकी सबसे बड़ी ये ख्वाहिश थी कि काश कि मुझे कुछ ज़िंदगी के चंद दिन दे दे और मुझसे मेरी सारी सल्तनत ले ले, मैं अपने देश में मरना चाहता हूँ। ये उसकी ख्वाहिश थी। आज का तारीखनामा कि सिकंदर आजम किस तरह मरा, उसकी बाकियात, उसकी कब्र कहाँ है। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि तारीखनामा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि इस तरह आपको मुस्तनद तारीखी वाक़यात देखने को, सुनने को मिले। नाजरीन, सिकंदर आजम जो यूनान मकदूनिया में 356 कबले मसीह, जुलाई 356 कबले मसीह में फिलिप्स सानी
جو اس کا والد تھا اس کے ہاں پیدا ہوا۔ فلپ ثانی بھی اپنے اس مقدونیہ کا بادشاہ تھا۔ ناظرین، سکندر اعظم جس کو اس کی ماں نے بلکہ اس کے باپ نے بھی پرورش پہ توجہ دی، اور اس کی ماں نے اس کے پرورش کے لیے اس وقت کے 9 عظیم ترین فلاسفر اس کی تربیت کے لیے رکھے، جن میں ٹاپ آف لسٹ ارسطو ہے، جس نے اسے سیاسیات، اس کو لکھنا سکھایا اور پھر اس کو تقریر کرنا سکھایا، اس کو قوت برداشت کی تربیت دی۔ اس کے علاوہ بھی بڑے بڑے نام جنہوں نے اس کی تربیت کی، جس کا رزلٹ تھا کہ اس میں قوت برداشت حد سے زیادہ تھی۔ ناظرین، جب وہ اس کے والد کی فلپ ثانی کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ میں ایران کو فتح کروں، میں ایران پر حکومت کروں، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا کیونکہ 46 سال کی عمر میں اس کو ایک میلے میں قتل کر دیا گیا۔ اس کی ماں ملکہ اولمپیاس، جو اس دور میں خوبصورت ترین عورت تھی، بعض لوگ اس سے غلط کہانیاں بھی منسوب کرتے ہیں، تاریخ میں بھی ہیں، لیکن اس نے اس کی کمال کی تربیت کی۔ یونانی اس دور میں نقشہ سازی کے، بلکہ دنیا میں نقشہ سازی کے سب سے بڑے ماہر یونانی تھے، اور ملکہ اولمپیاس کی بدولت سکندر اعظم کو نقشہ سازی کے ہنر میں انہیں یعنی اس حد تک ایکسپرٹ کر دیا تھا کہ اسے دنیا بھر کے راستے زبانی یاد تھے کہ کہاں سے جانا ہے اور کہاں سے نکلنا ہے، اور یہ اس کی پہلی فتح تھی۔ پھر اس نے اپنی والد کی موت کے بعد اپنے والد کو، جو اس کی ایک مہم تھی کہ ایران جو اس دور میں میں نے دارا کو فتح کرنا ہے، سب سے پہلے تو وہ اپنے ہی علاقوں یونان کو فتح کرنے نکلا، کیونکہ یونان میں اس وقت 30 سے زائد حکومتیں تھیں، ان سب کو اس نے فتح کیا، آگے بڑھا۔ جب ایران تک پہنچتے پہنچتے اس کے تمام جرنیلوں کی ہمت جواب دے گئی، لیکن اس نے دارا کو، جس کی فوج تقریباً 1.5 لاکھ تھی، اور اس نے اس کو 30,000 کے لشکر سے شکست دی۔ افغانستان کے راستے جب وہ ہندوستان آیا تو یہاں کے بڑے بڑے راجاؤں نے، جو بڑے بڑے راجا تھے، انہوں نے اس کے آگے لیٹ گئے، لیکن آفرین راجا پورس پہ، راجا پورس جس کو گو کہ سکندر اعظم نے ایک طویل محاصرے کے بعد شکست دی تھی، کیونکہ ایک طرف دریائے جہلم کے راجا پورس کی فوج تھی اور دوسری طرف سکندر اعظم تھا۔ اور ناظرین، سکندر اعظم نے زندگی میں پہلی مرتبہ ہاتھی دیکھے۔ راجا پورس کی فوج میں 500 ہاتھی تھے، جن کو دیکھ کر یونانی خوفزدہ تھے، لیکن سکندر روز ایک ٹیلے پر چڑھ کر راجا پورس کی فوج کا تجزیہ کرتا، اور ان ہاتھیوں سے نمٹنے کے لیے اس نے ایک اپنی فورس بنائی، 500 افراد جنگجوؤں کا ایک دستہ بنایا، اور ان کا یہی تھا کہ اڑ کر فضا میں جمپ لگا کر کس طرح ہاتھی کی سونڈ کاٹنی ہے، اور ایک طویل عرصہ تک، غالباً 6 ماہ تک یہ محاصرہ چلتا رہا۔ سکندر کو یہاں کی ناقابل برداشت گرمی، مچھر، یہاں کی یعنی کہ برسات اس کے لیے بڑا عجیب و غریب موسم تھا، لیکن پھر یہ ہوا کہ ایک رات جب بارش شدید ہو رہی تھی تو اس نے چپکے سے اپنا دریائے جہلم کو کراس کیا، اور اس نے دریائے جہلم کو کراس کر کے اس نے راجا پورس کی فوج پر حملہ کر دیا، اور راجا پورس کی فوج
इंतहा से यानी दिलेरी से लड़ी, लेकिन उसकी शिकस्त की वजूहात उसके हाथी थे, जिनको सिकंदर आज़म ने, उसकी उस दस्ते ने, मखसूस दस्ते ने जिनके यानी कि उस पर हमले किए हाथियों को, और उन्होंने अपनी फौज को कुचल कर रख दिया। नाज़रीन, सिकंदर आज़म को जब वो यहाँ से राजा पोरस को फतह करके निकला, तो बाज़ कहते हैं कि वो मुल्तान में उसको आकर बर्छी लगी। ज़हर आलूद जो मकामी जो कबाइल थे यानी अजूदन के इलाका में, अजूदन के कबाइल, बाज़ कहते हैं मलका हांस के इलाके में मकामी कबाइल जो अजूदन के थे, उनके साथ लड़ाई में उसको ज़हर आलूद बर्छी लगी। लेकिन जब वो मुल्तान पहुंचा तो ये हकीकत है कि मुल्तान में उसने कत्लेआम का आर्डर किया। उसने तमाम इंसानों को कत्ल कर देने के अहकाम जारी किए। उसके साथ उन्होंने जानवरों को भी वहाँ पे मार दिया, क्योंकि उस वक्त सिकंदर आज़म मुश्तइल हो चुका था। वो फिर दीबल के रास्ते, यानी बाज़ लोग कहते हैं कि उसकी फ़ौज को सुलेमान के उससे भी गुजरी, वो दीबल के रास्ते फिर यहाँ से निकला, और जब वो बाबुल के इलाकों तक पहुँचा, वापसी का उसका रास्ता था, तो उसको फिर उसी यानी बाज़ लोग कहते हैं कि वो जहर सरायत कर गया था, वो निढाल होकर गिर गया, और वो तकरीबन 2.5 माह तक बिस्तर मर्ग पर रहा। नाज़रीन, बाज़ कहते हैं कि कसरत शराब नोशी और फिर मलेरिया, बाज़ के मुताबिक टाइफाइड, और इसी तरह मैरीलैंड यूनिवर्सिटी ने 1998 की जो तहकीक है उसके मुताबिक उनको टाइफाइड से इनकी मौत हुई। और इसी तरह ये भी कहा जाता है कि डेथ से पहले सिकंदर की आवाज़ बंद हो गई थी, उसकी आवाज़ नहीं निकलती थी, और वो 6 दिन तक उसका जिस्म गर्म रहा, और उसमें कोई, वो लोग समझते रहे कि उसकी डेथ हो गई है, वो वफात पा गया है, लेकिन वो दर हकीकत कहा जाता है कि जिंदा था, उसका जिस्म गर्म था। और बाज़ तो ये भी कहते हैं कि वो मरा नहीं था, उसको ऐसे ही उस वक्त बाबुल के खंडरात में दफन कर दिया गया था। और लेकिन एक चीज़ ये भी है कि उनके एक जर्नेल, उनकी क्योंकि मौत आज तक एक मौमा बनी हुई है, बतलीमूस उसका एक जर्नेल था, जिनने 321 में कहा जाता है कि उसकी लाश को मिस्र में 321 कबल मसीह में मिस्र में दफन किया, और फिर ये भी कहा जाता है कि उसको कई सालों तक दफनाया ही नहीं गया था। बाज़रा ये भी कहते हैं कि फेलोस्टर ने 280 कबल मसीह में उसको सिकंदरिया में उसको दफन किया। सिकंदरिया जो उसके नाम से मंसूब शहर था, जिसकी बुनियादें खुद सिकंदर आज़म ने रखी थी, वहाँ पे उसको दफन किया गया। नाजरीन, एक दुनिया को फतह करने वाला जर्नेल, जिसको यानी कि उसने आधी से ज़्यादा दुनिया को फतह किया, लेकिन ये है कि उसकी आज तक कोई नामो निशान इस रोए ज़मीन पर नहीं है कि वो कैसे कहाँ पर मदफून है, उनकी कब्र कहाँ है, उसकी बाकियात कहाँ हैं, वो निशाने इबरत आज तक उसकी कोई कब्र नहीं है। आज तक उसको कई दफ़ा यूनानी तहकीकात करने वाले इदारों ने, यूरोप के इदारों ने, और इसी तरह कई इदारों ने उनको यानी कि कोशिश की कि उसको उसकी कब्र तलाश की जा सके, लेकिन और 100 से ज़्यादा ये कोशिशें हो चुकी हैं और अभी तक उसमें कोई कामयाबी नहीं मिली। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और नाजरीन, जो सिकंदर आज़म जब मरा था तो वो 323 कबल मसीह 10 जून 323 कबल मसीह को वो 32 साल 10 माह और 8 दिन की ज़िंदगी जीने के बाद बनु कद नज़र दोम के महल में वो
आज के बगदाद में बाबुल के उन खंडरात में जो महल था वहीं पर ही वो फौत हो गया था। तो जिसकी कब्र, जिसकी बाकियात, जिसका आज कोई इस रोए ज़मीन पर नामो निशान नहीं है। उम्मीद है सिकंदर आज़म की मौत पर यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।